राधे राधे एवरीवन। वाई न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 27 जनवरी 2026 के सारे करंट अफेयर्स, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको सारे के सारे फैक्ट्स एंड सारी की सारी डिटेल्स को अपने नोट डाउन करते चलना है अपने नोटबुक में, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपके हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं जो आपकी प्रॉपर हेल्प करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट अगेन, स्टार्ट करने से पहले आज हम समझेंगे आज का दिन यानी कि 27 जनवरी। ओके, आज के दिन यानी कि 27 जनवरी को हमारे 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन, रामस्वामी वेंकटरमन जी का देहांत हुआ था। कौन थे ये प्रेसिडेंट? ये थे हमारे 8th नंबर के, एंड इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किए हैं। जैसे सबसे पहले बेसिकली ये एक लॉयर हुआ करते थे। ब्रिटिश टाइम पर ये एक लॉयर हुआ करते थे। ब्रिटिश टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इंडिया से सिंगापुर भेजा था ताकि वो वहाँ के इंडियन नेशनल्स के लिए, इंडियन नेशनल्स के बिहाफ पर केस लड़ सके। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर इन्होंने प्रॉपरली लीड किया, एक्टिव पार्टिसिपेट किया, एंड 2 साल की इनको जेल भी हुई। देश आज़ाद होने के बाद इन्होंने तमिलनाडु को इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दिलाया, काफ़ी ज़्यादा पुश किया। इसी वजह से रामस्वामी वेंकटरमन जी को तमिलनाडु का फादर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली इंडिया की, डिफेंस मिनिस्ट्री संभाली। इसके बाद बने ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड फाइनली ये बनते हैं हमारे 8th नंबर के प्रेसिडेंट। ओके, और इन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल टर्म में, प्रेसिडेंशियल टाइम पीरियड में टोटल 3 पीएमओ को शपथ दिलाई थी, एंड 4 पीएमओ का रूल या टाइम पीरियड उन्होंने फेस किया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हुमायूं की। सेकंड मुगल बादशाह हुमायूं, जिसने मुगल टेरिटरी को या इंडिया को एक टाइम पर रूल किया था, इनफैक्ट 2 टाइम पर। तो समझते हैं हुमायूं के बारे में। बेसिकली हुमायूं सेकंड मुगल रूलर हुआ करता था, एंड ये यहाँ का बादशाह बना था 1530 में, जब इसकी एज थी मात्र 22 साल। एंड आगे चलकर इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है किससे? बिहार के अफगान वॉरियर शेर शाह सूरी से। और शेर शाह सूरी इसको 1539 में बैटल ऑफ चौसा में भगा के मारता है, एंड 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भगा के मारता है। उसके बाद हुमायूं इंडिया को छोड़कर ईरान चला जाता है। उससे पहले 1542 में हुमायूं अपनी वाइफ हमीदा बानो बेगम को अमरकोट के राजा बीर साल के यहाँ पर छोड़कर आता है, और वहीं पर होता है जन्म किसका? अकबर का। उसके बाद हुमायूं जाकर शरण लेता है या हेल्प लेता है किससे? ईरान, यानी कि उस टाइम के फारसी राजा से, फारसी शाह से, एंड अपना सेक्ट पर्टिकुलरली सुन्नी से या शिया में कन्वर्ट भी होता है। ओके, उसके बाद वापस इंडिया पर अटैक करता है। शेरशाह के जो आगे वाले सक्सेसर थे सिकंदर शाह सूरी, उस पर अटैक करता है, एंड 1555 में फाइनली सिकंदर शाह सूरी को बैटल ऑफ सरहिंद या बैटल ऑफ मच्छीबाड़ा में हरा देता है। उसके बाद अगेन इसका रूल चलता है। बट एक दिन 27 जनवरी 1556 को दीन पनाह लाइब्रेरी, इसकी एक पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करती थी, दीन पनाह लाइब्रेरी, वहाँ पर अफीम खाकर लाइब्रेरी में से किताबें पढ़ता नमाज के टाइम पे नमाज अदा करने के लिए झुकता है, एंड जीनों से नीचे गिर जाता है, एंड फाइनली 27 जनवरी को इसकी डेथ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं एक इम्पोर्टेंट इवेंट, एक हिस्ट्री से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट, वियतनाम हिस्ट्री से। आज ही के दिन यानी कि 27 जनवरी को 1773 पेरिस पीस अकॉर्ड साइन होता है यूएसए के प्रेसिडेंट किसिंगर एंड वियतनाम के बीच में। जो वियतनाम वॉर चल रही थी, एक्चुअली वियतनाम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था 1954 में, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम चाइना एंड यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस था, एंड साउथ वियतनाम यूएसए से या वेस्टर्न पावर से इन्फ्लुएंस था। तो इसी वजह से इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल या काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ करती थी। बट फाइनली 1773 आज के दिन यानी कि 27 जनवरी को इन दोनों के बीच में ऑफिशियली पेरिस पीस अकॉर्ड साइन होता है। बट विद इन 2 मंथ्स ये पेरिस पीस अकॉर्ड टोटली फेल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक डे के बारे में, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। ओके, इसके बारे में समझते हैं। एक्चुअली
वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर हिटलर या नाजी आर्मी जूस को ख़त्म करने के एक मिशन पे स्टार्ट हो चुकी थी एक तरह से, और उन्होंने जूस को ख़त्म करने के लिए जगह जगह कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए। ऐसे कैंप्स जहाँ पर जूस को लाया जाता था, उनसे काम कराया जाता था एंड एंड ऑफ द टाइम उनको ख़त्म कर दिया जाता था। ऐसे कंसंट्रेशन कैंप्स पूरे जर्मनी या पूरे यूरोप, पोलैंड में काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। एंड सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप हुआ करता था ऑश्विच कंसंट्रेशन कैंप, ऑश्विच। ओके, इस ऑश्विच कैंप ने हिटलर ने या फिर नाजीज आर्मी ने लगभग 60 लाख 6 मिलियन जूस को मार दिया था। ओके, वन मोर थिंग, आज के दिन यानी कि 27 जनवरी को 1945 को जब हिटलर की पावर कम हो गई थी, नाजीज या जर्मनी की पावर कम हो गई थी और उसको सुपर पावर उसको कंट्रोल या हराने के मिशन पर कौन स्टार्ट हो गया था? रशिया। आज के दिन यानी कि 27 जनवरी को रशियन की रेड आर्मी ने होलोकॉस्ट, जो सबसे बड़ा सबसे खतरनाक होलोकॉस्ट कैंप था, कंसंट्रेशन कैंप था ऑश्विच, उस पर कब्जा कर लिया था एंड फाइनली जूस को वहाँ से रिलीज़ कर दिया था। जितने भी जूस कैदी वहाँ पर थे उनको वहाँ पर से रिलीज़ कर दिया था। किसने? रशिया की रशिया की रेड आर्मी ने। ओके, और उसी डे को कॉमेमोरेट करने के लिए इस डे को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे एक ऐसी इवेंट की, एक ऐसे मिशन या एक्सप्लोरेशन की जिससे दुनिया का 7th कॉन्टिनेंट सामने आया। दरअसल 19th और 18th सेंचुरी में एक थ्योरी हुआ करती थी कि एक और कॉन्टिनेंट है, दैट वाज अंटार्कटिका। ओके, तो इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए रशिया ने 1819 से 21 तक एक मिशन को भेजा ताकि वो रशिया से अंटार्कटिका को खोज सके, उसको डिस्कवर कर सके। ओके, इस मिशन को लीड किसने किया था? फेवियन ने। ओके, एंड 751 दिन की जर्नी के बाद फाइनली अंटार्कटिका को डिस्कवर किया गया। वन मोर थिंग, अगर आपको डेली इसी तरह से उस पर्टिकुलर डे के इवेंट्स या फेमस पर्सनालिटी के जन्म या उनकी डेथ से रिलेटेड या उनके लाइफ टाइम जर्नी से रिलेटेड डिटेल में समझना है तो प्लीज़ 9 बजे वाला सेशन जरूर अटेंड करें। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ से, डेट इज ग्रंथ कुटीर इनॉग्रेटेड एट राष्ट्रपति भवन एट बाय प्रेसिडेंट। तो क्या है ये ग्रंथ कुटीर, इसको डिटेल में समझते हैं। रिसेंटली 23 जनवरी 2026 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक नॉलेज सेंटर यानी कि एक लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया है जिसका नाम है ग्रंथ कुटीर। ओके, इसको डिटेल में समझते हैं। बेसिकली ये एक स्पेशल लाइब्रेरी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट की गैलरी है जो इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज को डेडिकेटेड है, क्लासिकल लैंग्वेज है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ओके, बेसिकली समझते हैं ग्रंथ कुटीर आखिर है क्या। बेसिकली ग्रंथ कुटीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर 2300 से ज़्यादा बुक्स हैं और 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स वहाँ पर रखी गई हैं और ये सभी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस में है। कौन कौन सी है 11 क्लासिकल लैंग्वेज, ये समझते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा फैक्ट, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज एंड बंगाली। ओके, ये 11 क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया की। एक छोटा सा फैक्ट और, 3 अक्टूबर 2024 को गवर्नमेंट ने मराठी, बंगाली, असामीज, पाली, प्राकृत इन 5 लैंग्वेजेस को ऐड किया। इससे पहले सिर्फ 6 लैंग्वेजेस हुआ करती थी। ओके, नाउ बात करते हैं बुक्स की और मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जो वहाँ पर किस किस टाइप की रखी गई है। वहाँ पर महाकाव्य है ग्रंथ कुटीर में, जो लाइब्रेरी है यहाँ पर महाकाव्य, फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, हिस्ट्री से रिलेटेड किताबें, राजनीति से रिलेटेड किताबें, साइंस की किताबें, भक्ति लिटरेचर की किताबें एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी अलग अलग भाषाओं में किताबें रखी गई हैं और काफ़ी ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी रखी गई हैं जो या तो किसी पाम लीफ पर है या किसी पेड़ की छाल पर है या पेपर पर है या कपड़े पर लिखी हुई है। ओके, मतलब 200, 300, 400 साल पुरानी ग्रंथ, 400, 500 साल पुराने हमारे रिटन एविडेंस, उनको वहाँ पर सेफली रखा गया है, उनको प्रिजर्व किया गया है। अब बात करते हैं ये बनाया किसने है, ग्रंथ कुटीर को बनाया किसने है। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने,
स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने एक साथ मिलकर बनाया है। इसका मेन पर्पज़ है लोगों को इंडिया की रिच हेरिटेज, रिच कल्चर के बारे में अवेयर कराना, क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना। सबसे मेन है जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो ब्रिटिशर्स का जो माइंडसेट है, उनके जो सिंबल्स है उनको रिप्लेस करके इंडियन नॉलेज को हाईलाइट करना। एंड भारत को विश्व गुरु बनने में बूस्ट दिलाना। जो ज्ञान भारत मिशन है, ज्ञान भारत मिशन से उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना, बूस्ट करना, ये इसका प्राइम मोटो है। ओके, बट जो ग्रंथ कुटीर जो लाइब्रेरी बनाई गई है, इससे पहले यहाँ पर क्या था? इसके जैसे ज्ञान ताजमहल को नीचे जैसे ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर था, मथुरा के जन्मभूमि के नीचे मंदिर है, जैसे भोपाल की भोजशाला के नीचे मंदिर है दार की, वैसे ताजमहल के नीचे तेजो महल है। सिमिलरली ग्रंथ कुटीर के नीचे क्या है? ग्रंथ कुटीर के नीचे रहेगा, पहले यहाँ पर ब्रिटिश एरा का एक बुक स्टोर हुआ करता था। यहाँ पर ब्रिटिश एरा की बुक्स या किताबें रखी जाती थी, उनकी लाइक स्पीचेस, उनके मैगजीन्स, जैसे लॉर्ड कर्जन की काफ़ी ज़्यादा स्पीचेस रखी गई हैं, उनके पूरी मैगजीन्स, स्पीचेस, इनके वर्क्स रिलेटेड, उनकी पोइट सीरीज़, उनकी डायरीज़ को रखा गया था। बट अब को उसको रिप्लेस करके, शिफ्ट करके, उसको एक कूड़े में पटक के हमारे देश के काव्य रखे जाएंगे। हमारे देश की वेद, पुराण, उपनिषद, तमिल का सबसे फेमस ग्रंथ तिरुकुराल, महाभारत, अलग अलग भाषाओं के महाभारत, रामचरितमानस, विनय पट्टिका, जैन धर्म के रिलेटेड बुक्स, उनके ग्रंथ, बुद्ध धर्म के, ये सभी चीज़ों को रखा जाएगा। ओके, एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसके बारे में कहा क्या है, पहले ये समझते हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस में इंडियन कल्चर की फाउंडेशन रखी है। मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा, ग्रामर, सबका डेवलपमेंट इन्हीं भाषाओं में हुआ है। उन्होंने एग्जाम्पल भी ये दिए, जैसे पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी पाणिनि की, उस पर ग्रामर से रिलेटेड है। आर्यभट्ट ने मैथ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए। चरक और सुश्रुत ने मेडिकल फील्ड से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए। तो इनको प्रिजर्व करना, इनको प्रमोट करने की बात कही है। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर, जो है जो है एशियाज़ लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट, जो कौन सा है? विंग्स इंडिया 2026। इसको डिटेल में समझते हैं प्लीज़। तो चलिए इसको समझते हैं। विंग्स इंडिया एशिया का सबसे बड़ा इवेंट है। विंग्स इंडिया एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है। ये एक मेगा एविएशन एग्जीबिशन प्लस कॉन्फ्रेंस प्लस एयर शोज टाइप का इवेंट होता है, जहां पूरी दुनिया के एविएशन एक्सपर्ट, पूरी दुनिया के एविएशन एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, बड़ी बड़ी कंपनी को सीईओज और मिनिस्टर्स, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स, साइंटिस्ट इसमें हिस्सा लेंगे। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन होगी बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद। और ये स्टार्ट कब से होगा? 28 यानी कि कल 28 जनवरी से 31 जनवरी को। इसको इनोग्रेट किसने किया है? इसको सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इनोग्रेट किया है। अब समझते हैं इस इवेंट का मेन पर्पस क्या है। इंडिया का एविएशन सेक्टर दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक है। इंडिया फ्यूचर में ग्लोबल एविएशन हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। थीम का सिंपल सा मतलब है डिज़ाइन से लेकर एयरक्राफ्ट बनने तक, मेंटेनेंस से इनोवेशन तक, सेफ्टी से सस्टेनेबिलिटी तक, इंडिया हर फील्ड में ग्रो कर रहा है। इंडिया की एविएशन ग्रोथ के बारे में देखें, पिछले 10 साल की ग्रोथ के बारे में देखें, तो पैसेंजर ट्रैफिक बहुत तेज़ी से बढ़ा। इंडियन एयरलाइंस ने रिकॉर्ड तोड़ बूस्ट दिखाया। वन मोर थिंग, नए नए एयरपोर्ट्स को जगह जगह पर बनाए गए। जो पुराने एयरपोर्ट्स थे उनको मॉडर्नाइज किया गया, उनको और ज़्यादा प्रॉपरली मॉडर्नाइज करके टेक्नोलॉजी का हब बनाया। एंड सबसे मेन उड़ान इस स्कीम के तहत छोटे छोटे शहरों में काफ़ी ज़्यादा एयर की कनेक्टिविटी बनाई, छोटे छोटे रनवे, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जहाँ पर एयर कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। ओके, नाउ अब बात करते हैं इस विंग्स इंडिया 2026 मिशन में होगा क्या। ओके, वेट सेकेंड, लेट मी रब दिस। ओके, बात करते हैं विंग्स इंडिया 2026 में होगा क्या। ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं, फुल एविएशन मेला है। ओके, जैसे कि यहाँ पर प्लेन्स को ग्राउंड पर खड़े होंगे देखने के लिए, एयर शोज किए जाएंगे, उनसे रिलेटेड डीलिंग्स होंगी, उनसे रिलेटेड MOU साइनिंग्स होंगे, कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू गवर्नमेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये सभी की डीलिंग्स यहाँ पर होंगी। कॉन्फ्रेंसेज होंगे, बड़े बड़े पूरी दुनिया में से
20 से भी ज़्यादा देश के इन्वेस्टर्स, वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ के लाइक फ्लाइट ऑफिसर्स, अलग अलग कंपनीज़ के सीईओ, जैसे रशिया, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इन यहाँ के इन्वेस्टर्स आएंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओ आएंगे, जैसे कौन, एयरबस के, बोइंग के, रोल्स रॉयस के, एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा, थाई एयरवेज, ये सभी लोग यहाँ पर आएंगे, जिससे इंडिया की सिविल एविएशन इवेंट ये सक्सेसफुल होगा और उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ओके, बट हमारे देश के यूथ और स्टूडेंट के लिए भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एविएशन जॉब वालों के लिए एक मेले जैसा रहेगा। स्टूडेंट्स अपने इनोवेशन को शो करेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। टोटल अगर अपन फाइनल समरीज देखें, इसकी फाइनल आउटलुक देखें, तो विंग्स इंडिया 2026 ये मैसेज देगा कि इंडिया अब सिर्फ पैसेंजर मार्केट नहीं, ग्लोबल एविएशन हब बनने की रेस में है। ओके, और ये इवेंट दुनिया को दिखाएगा कि फ्यूचर एविएशन स्टोरी में इंडिया एक मेजर पावर बनने वाला है। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर, जो है डायरेक्टली कहाँ से, जापान से। यूपीआई सेट टू लॉन्च इन जापान। क्या है इसका मतलब, इसको समझते हैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। इसका सिंपल मतलब है यूपीआई अब जापान जा रहा है। क्या मतलब, नहीं समझे? इंडिया का यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब जापान में लॉन्च होने वाला है। ये इंडिया के डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल पेमेंट सिस्टम का ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं, वैसे तो आप सभी को पता होगा, बट समझते हैं यूपीआई एक्चुअली में है क्या, यूपीआई का रियलिटी है क्या। यूपीआई एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई की हेल्प से अपन विद इन सम सेकेंड्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बना था कब, 2016 में, एंड इसको बनाने वाली अथॉरिटी कौन थी, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, एंड यूपीआई को आप काफ़ी तरह से अवेल कर सकते हो, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे। ओके, बट जापान में कैसे स्टार्ट होगा, जापान में ये एक ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट होगा। ट्रायल बेसिस पे कैसे, यहाँ पर एक पार्टनरशिप करेंगे इंडिया की कंपनी कौन, एनपीसीआई, एंड जापान की कंपनी एनटीटी डाटा। ये एक पार्टनरशिप करेंगे और यूपीआई को जापान में टारगेट बेस पे या फिर पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च करेंगे। पहले कौन यूज़ करेगा, शुरुआत में सिर्फ इंडियन टूरिस्ट इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे जापान में। वो इंडियन टूरिस्ट जो इंडिया से जापान घूमने के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर अपने मोबाइल से सिंपली किसी भी लोकल जगह पे, अगर वहाँ पर पेटीएम एक्सेप्टेबल होगा, यूपीआई सिस्टम एक्सेप्टेबल होगा, तो वो ईजिली पे कर पाएंगे। ओके, अब इसका बात देखते हैं फ्यूचर प्लान क्या है। सिर्फ टूरिस्ट तक लिमिटेड नहीं रखना होगा इसको। एनटीटी डाटा और एनपीसीआई का टारगेट है कि इंडिया और जापान सेम लेवल पर आए यूपीआई सिस्टम में। इंडिया के लोग जापान में विद इन सम सेकेंड्स एंड जापान से इंडिया में विद इन सम सेकेंड्स पेमेंट होना हो, ये इनका मेन टारगेट है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको समझते हैं। जैसे कि सभी को पता है, आज पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी में लीड कौन करता है, जापान। एक तरह से जापान, अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर अक्षय कुमार इंदौर में आकर किसी नॉर्मल शॉप वाले से कोई शूज़ लेता है, तो उस पर्टिकुलर दुकान वाले की, जूते की दुकान वाले का ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा, राइट। सिमिलरली जापान जैसा हाईटेक देश अगर इंडिया में आकर एक डीलिंग कर रहा है, इंडिया से कुछ लाइक यूपीआई पेमेंट को सिस्टम को वहाँ पर अवेल करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यूपीआई सिस्टम का फ्री में प्रमोशन होगा। यूपीआई को फिर जापान ही नहीं दूसरे देश भी लेंगे, और जापान की टेक्नोलॉजी से यूपीआई और ज़्यादा फास्ट बन सकता है, और ज़्यादा चीप हो सकता है, सिक्योर बन सकता है। तो ये कुछ टारगेट्स रहेंगे जो इससे डीलिंग से रिलेटेड इन फ्यूचर इंडिया फेस कर सकता है। ओके, इसके अलावा बात करें अपन, यूपीआई सिर्फ जापान के अलावा और किन किन देशों में है, तो यूपीआई जापान के अलावा भूटान में, भूटान, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, श्रीलंका, कतर, मॉरिशियस, इनफैक्ट सबसे हाईटेक कंट्री यूरोपियन फ्रांस में भी यूपीआई सिस्टम है, वो इंडिया से ही लिया था। ओके, ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मनी से रिलेटेड, आईएमएफ। एंड आईएमएफ ने खुद ने कहा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा है, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
ओके। एंड स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखिए, अलग अलग कंपनीज़ के, ऑर्गेनाइजेशन के, एनजीओज के डाटा के अकॉर्डिंग देखें, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें, तो दुनिया का 50%, कितना, 50% मनी ट्रांसफ़र यूपीआई सिस्टम से होता है, जो कि इंडिया का है। ओके, सो दिस मच इज़ फ्रॉम माई साइड। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन आंसर पर। हु विल इनॉग्रेट विंग्स इंडिया 2026? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू, एंड द लास्ट वन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI's trial launch in Japan in fiscal year 2026 is being implemented through a partnership between which two organizations? RBI and Bank of Japan, NPCI, SBI and Mitsubishi UFJ, and the last one is IMF and World Bank. Okay, next हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन पर। हु इनॉग्रेटेड ग्रंथ कुटीर एट राष्ट्रपति भवन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, या मिनिस्टर ऑफ कल्चर? सो दिस मच इज फ्रॉम माई साइड। प्लीज टाइम टू टाइम सेशन पर बने रहिए। एंड सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। टाटा।